प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 8वीं विषय संस्कृत रुचिरा भाग 3 उपविषय पाठ 15 प्रहेलिका व्याख्यान 1। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत रुचिरा भाग 3 से उपविषय पाठ 15 प्रहेलिका यानी पहेलियों का व्याख्यान 1 का अध्ययन करेंगे। पहेलियां मनोरंजक का एक प्राचीन तरीका है। ये लगभग संसार की सभी भाषाओं में उपलब्ध हैं। संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को अत्यंत समृद्ध किया है। पहेलियां हमें आनंद देने के साथ साथ हमारी मानसिक व बौद्धिक प्रक्रिया को तेज बनाती हैं। इस पाठ में संस्कृत पहेलिका पहेली बूझने की परंपरा के कुछ रोचक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। पहेलियों को पढ़ने से पहले हम पाठ से संबंधित कठिन शब्द व उनके अर्थ की जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए जानते हैं पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ। शब्द अर्थ। जायते उत्पन्न होता है। हंती मारता है। परिणाम हाथियों का। कुलम समूह को। कुर्यात करना चाहिए। पलायते भाग जाना चाहिए। जायते उत्पन्न होता है। हंती मारता है। परिणाम हाथियों का। कुलम समूह को। कुर्यात करना चाहिए। पलायते भाग जाना चाहिए। सीमंतनिषु नारियों में। वृक्षाग्रवासी पेड़ के ऊपर रहने वाला। पक्षी राजा पक्षियों का राजा गरुड़। भोजनान्ते भोजन के अंत में। दुर्लभ कठिन। प्यारे बच्चों, हमने पाठ से संबंधित कठिन शब्द व उनके अर्थ की जानकारी प्राप्त की। अब हम अपनी पहेलियों को पढ़ते हैं। हमारी पहली पहेली है, कस्तूरी जायते कस्मात् को हंति करिणाम कुलम। किम कुर्यात् कात्रो युद्धे मृगात् सिंहः पलायते। कस्तूरी जायते कस्मात्। कस्तूरी किससे प्राप्त होती है? जायते यानी उत्पन्न होती है। को हंति करिणाम कुलम। कौन? करिणाम हाथियों के। कुलम झुंड को या समूह को। हंती मार देता है। किम कुर्यात कात्रो युद्धे। युद्ध में कायर क्या करते हैं? मृगात् सिंहः पलायते यानी मृग से सिंह से मृग भाग जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है? इसने बताया कस्तूरी जायते कस्मात्। अब इन पहेलियों के उत्तर भी इसी के अंदर हैं। पहली पहेली यानी पहली जो लाइन है उसका उत्तर है कस्तूरी जायते कस्मात्। कस्तूरी कहाँ से प्राप्त होती है? किससे प्राप्त होती है? कस्मात् का अर्थ है कस्तूरी किससे प्राप्त होती है। तो किससे प्राप्त होती है कस्तूरी? एक सुगंधित पदार्थ होता है जो मृग की नाभि से प्राप्त होता है। यहाँ पर उत्तर आ जाएगा मृगात यानी मृग से। को हंति करिणाम कुलम। कौन हाथियों के झुंड को मार देता है? तो हाथियों के झुंड को कौन मारता है? सिंह यानी शेर। किम कुर्यात कात्रो युद्धे। युद्ध में कायर क्या करते हैं? पलायते भाग जाते हैं। अब इन तीनों लाइनों का उत्तर अंतिम पंक्ति में दिया गया। कस्तूरी जायते कस्मात्। कस्तूरी किससे प्राप्त होती है? मृगात मृग से। को हंति करिणाम कुलम। हाथियों के झुंड को कौन मार देता है? सिंह सिंह। किम कुर्यात कात्रो युद्धे। युद्ध में कायर क्या करते हैं? भाग जाते हैं। अनुवाद लिखेंगे। कस्तूरी किससे उत्पन्न हुई है? कौन हाथियों के समूह को मार देता है? कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करते हैं? उत्तर है हिरण से सिंह से भाग जाते हैं। तीनों के उत्तर अंतिम पंक्ति में दिए गए हैं। मृगात् सिंहः पलायते। अगली पहेली है, सीमंतनिषु का शांता
राजा को अभूत गुणोत्तम। विद्वभी का सदा वंद्या अत्रैवोक्तम न बुध्यते। सीमंत निशु नारियों में का शांता, कौन शांत है? राजा को अभूत गुण उत्तमा, राजाओं में गुणों में उत्तम कौन है? विद्वभी का सदा वंद्या, विद्वान सदा किसकी पूजा करते हैं? अत्रे उक्तम न बुध्यते, यह यहाँ नहीं बताया गया। अब इसका क्या है उत्तर, आपकी इसी पहेली में छिपा हुआ है। अब पहले ही जो लाइन है उसका पहला वर्ड और उसका अंतिम वर्ड दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या बन गया? नारियों में शांत कौन है? सी और ता यानी सीता। राजा को अभूत गुण उत्तमा, राजाओं में गुणों में उत्तम कौन है? पहला वर्ण क्या है? रा और अंतिम क्या है? म यानी राम। राजाओं में गुणों में उत्तम कौन है? भगवान राम। विद्वभी का सदा वंद्या, विद्वान सदा किसकी पूजा करते हैं? पहला वर्ण वी और धा विद्या यानी किसकी पूजा करते हैं? विद्या की। अत्रैवोक्तम न बुध्यते, यह यहाँ नहीं बताया गया, यानी इसको अंतिम पंक्ति में नहीं बताया गया। इसका उत्तर इन्हीं पंक्तियों के पहले वर्ण और अंतिम वर्ण को मिलाकर इसका उत्तर दिया गया है। नारियों में कौन सबसे अधिक शांत स्वभाव वाली है? सीता। राजाओं में गुणों में उत्तम कौन है? राम। विद्वान हमेशा किसकी वंदना करते हैं? विद्या। यह यहाँ नहीं बताया गया है। अब ये यहाँ पर सीधा नहीं बताया गया है, इसको हमें पहले वर्ण को और अंतिम वर्ण को जब हम मिलाएंगे तो हमें इसका उत्तर अपने आप मिल जाएगा। कम संजघान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा, केदार पोषण रताः कम बलवंतम न बाध्यते शीतम। कम संजघान कृष्ण, कृष्ण ने किसको मारा? संजघान का अर्थ होता है मारना। कृष्ण ने किसको मारा? का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल ठंडी धारा वाली गंगा को बहाने वाली जगह कौन सी है? केदार पोषण रताः, केदार यानी पत्नी सहित बच्चों के पालन पोषण में कौन लगे रहते हैं? कम बलवंतम न बाधते शीतम, किस बलवान को ठंड नहीं लगती है? अब इसका क्या है? पहले वर्ण को मिलाओगे और दूसरे वर्ण को मिलाओगे तो इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। जैसे पंक्ति का पहला वर्ण कम और दूसरा वर्ण क्या है? स यानी कंस। कृष्ण ने किसको मारा? कंस को। का शीतल वाहिनी गंगा, अब का वर्ण और सी वर्ण यानी क्या मिल गया? काशी। अब शीतल ठंडी धारा वाली गंगा को बहाने वाली जगह कौन सी है? काशी। काशी से जो गंगा है वो ठंडी धारा में बहती है। केदार पोषण रता, भूमि का पालन पोषण करने वाला यानी जो किसान, यानी केदार, के और दार, केदार का अर्थ क्या है? किसान। फिर है कम बलवंतम न बाधते शीतम, किस बलवान को ठंड नहीं लगती? कम और बल जोड़ोगे क्या बन गया? कंबल, यानी कंबल को ठंड नहीं लगती। श्री कृष्ण ने किसको मारा? कंस को। शीतल ठंडी धारा वाली गंगा को बहाने वाली जगह कौन सी है? काशी। पत्नी सहित बच्चों के पालन पोषण में कौन लगे रहते हैं? किसान। किस बलवान को ठंड नहीं लगती? कंबल। पत्नी सहित यानी भूमि का पालन पोषण करने वाले कौन होते हैं? किसान। यहाँ पर पत्नी सहित का अर्थ है भूमि का पालन पोषण करने वाले। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजः त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः, त्वग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी जलम च विभ्रन घटो न मेघः।
वृक्षाग्रवासी वृक्षों के ऊपरी भाग पर है। न च पक्षी राजः लेकिन पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः तीन आंखों वाला है लेकिन त्रिशूलधारी शिव नहीं है। त्वग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी जलम छाल के वस्त्र पहने हुए है लेकिन तपस्वी या साधु नहीं है। जलम च विभ्रम जल से भरा हुआ है। घटो न मेघः लेकिन बादल नहीं है। अब यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा कि पक्ष जो वृक्ष है वृक्ष के ऊपरी भाग पर है लेकिन पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं है। तीन नेत्र धारण किए हुए हैं लेकिन त्रिशूलधारी शंकर नहीं है। त्वग वस्त्रधारी छाल के वस्त्र पहने हुए है लेकिन कोई सिद्ध योगी या तपस्वी नहीं है। जलम च विभ्रन जल से भरा हुआ है लेकिन बादल नहीं है। तो ऐसी क्या चीज है? नारियल। वृक्ष के ऊपरी भाग पर है लेकिन पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं है। तीन आंखों वाला है लेकिन त्रिशूलधारी शिव नहीं है। छाल रूपी वस्त्रों को धारण करने वाला है लेकिन तपस्वी साधु नहीं है। जल से भरा हुआ है लेकिन बादल नहीं है, अर्थात नारियल। उत्तर क्या होगा? नारियल। अब नारियल कैसा होता है? छाल यानी ऊपर उसके लिपटे रहते हैं, तीन आंखें बनी रहती हैं, वृक्ष के सबसे ऊपर भाग पर लगता है, पानी से अंदर से भरा हुआ है, इसलिए क्या होगा आंसर? नारियल। भोजनान्ते च किम पेयम जयन्तः कस्य वै सुतः कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तर्कम सक्रस्य दुर्लभम। भोजन के अंत में, भोजनान्ते भोजन के अंत में, च किम पियम क्या पीना चाहिए, जयन्तः जयंत, कस्य वै सुतः जयंत किसके पुत्र थे, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम विष्णु पद कैसा है बताया गया है। अब इसके उत्तर भी पहली पहेली की तरह अंतिम पंक्ति में है। भोजनान्ते च किम पेयम, तर्कम यानी क्या होता है? छाछ। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? तर्कम छाछ। जयंत कस्य वै सुतः, जयंत किसके पुत्र थे? सक्रस्य यानी शक्र के। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु पद कैसा बताया गया है? दुर्लभम यानी कठिन। विष्णु मोक्ष, विष्णु का अर्थ क्या है यहाँ पर? मोक्ष कैसा है? तो मोक्ष बिल्कुल कठिन होता है। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? तर्कम छाछ। जयंत किसके पुत्र थे? इंद्र के। मोक्ष कैसा है? दुर्लभ। अब इनके उत्तर कैसे बताए गए? पहली पहेली की तरह अंत में इनके उत्तरों को बताया गया। प्यारे बच्चों, हमने अपनी पहेलियों का अध्ययन किया। कुछ पहेलियों के उत्तर अंतिम पंक्ति में दिए गए, कुछ के आंसर उसके पहले पद और दूसरे पद को मिलाकर दिए गए। अब हम अपने अभ्यास कार्य को करते हैं। हमारे अभ्यास का पहला प्रश्न है, श्लोकांशों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर श्लोकों के अंश दिए गए हैं। हमने अभी पहेलियों को पढ़ा है, उनकी सहायता से हम इनके अंशों की पूर्ति करते हैं। सीमंत निशु का डैश डैश राजा गुणोत्तमा, कम संज घान डैश का गंगा, के डैश के डैश न बाधते सीतम, वृक्षाग्रवासी न च डस न च शूलपाणिः। उत्तर है, सीमंत निशु का शांता राजा को अभूत गुणोत्तमः, कम संज घान कृष्णः का शीतल वाहिनी गंगा, केदार
पोषणरताः कं बलवन्तं न बाधते शीतम्। 4 वृक्ष अग्रवासी न च पक्षीराजः त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः। प्रश्न 2 श्लोकांशों का मिलान कीजिए। बच्चों यहाँ पर मैंने श्लोकों के अंश को उनके समक्ष लिखा है, आप अपनी पुस्तक में मिलान कर लेना। किम कुर्यात् कात्रो युद्धे मृगात् सिंहः पलायते। विद्वभी का सदावन्द्या अत्रैवोक्तं न बुध्यते। कम संजघान कृष्णः का शीतलवाहिनी गंगा। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तर्कम सक्रस्य दुर्लभम। प्रश्न 3 उपयुक्त सही कथनों के सामने आम और अनुपयुक्त गलत कथनों के सामने न लिखिए। अब यहाँ पर जो कथन सही है उनके सामने आम और जो कथन गलत है उनके सामने न हमें लिखना है। जैसे हम अपनी हिंदी में सही और गलत लिखते हैं, इसी प्रकार हम संस्कृत में सही के स्थान पर आम और गलत के स्थान पर न का प्रयोग करेंगे। कात्रो युद्धे युध्यते न, कायर युद्ध में युद्ध करते हैं, गलत है, इसलिए क्या लिखेंगे न। कस्तूरी मृगात जायते, कस्तूरी मृग से प्राप्त होती है आम, बिल्कुल सही है। मृगात सिंहः पलायते न। कंसः जंघान कृष्णम न। तर्कम सक्रस्य दुर्लभम आम। जयन्तः कृष्णस्य पुत्रः न, जयंत कृष्ण के पुत्र थे। जयंत किसके पुत्र थे? इंद्र के, इसलिए यहाँ पर यह भी कथन गलत हुआ। प्रश्न 4 संधि विच्छेदम पूर्यत, संधि विच्छेद पूरे कीजिए। करिणाम कुलम, करिणाम जमा कुलम। को भूत, कह जमा अभूत। अत्रैवोक्तम, अत्रैव जमा उक्तम। वृक्ष अग्रवासी, वृक्ष जमा अग्रवासी। त्वग वस्त्रधारी, त्वक जमा वस्त्रधारी। विभ्रन, विभ्रन जमा न, विभ्रन। निम्नलिखित पदों के लिंग विभक्ति और वचन लिखिए। अब यहाँ पर पद दिए गए हैं, जैसे कि हमने अपने शब्द रूपों का अध्ययन किया उसी के अनुरूप यहाँ पर पद दिए गए हैं। उन पदों का हमें लिखना है कि वह पद किस विभक्ति से है, कौन सा लिंग है और कौन सा उसका वचन है। पदानी लिंगम विभक्ति वचनम। अब इसके नीचे हम अपने पद जानते हैं। पद है हमारा कस्तूरी, स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचनम। युद्धे नपुंसक लिंग, सप्तमी विभक्ति एक वचनम। सिमन्निषु स्त्रीलिंग, सप्तमी विभक्ति बहुवचनम। बलवंतम पुल्लिंग, द्वितीया विभक्ति एक वचनम। शूलपाणिः पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचनम। सक्रस्य पुल्लिंग, षष्ठी विभक्ति एक वचनम। प्रश्न 6 विलोम पदों का मिलान कीजिए।
अब यहाँ पर बेटा विलोम पद दिए गए हैं, इनका मिलान करते हैं। इनके समक्ष ही मैंने इनके उत्तर लिखे हैं। जायते म्रियते, वीरः कातरः, बहादुर कायर, अशांता शांता, मूर्खः विद्वभी, मूर्ख विद्वान, अत्रैव तत्रैव, आगच्छति पलायते, आ जाना भाग जाना। समानार्थक पद चुनकर लिखिए। अब यहाँ पर एक शब्द के 3-3 अर्थ दिए गए हैं, उनमें से जो उसका समानार्थक पद है वह आपको लिखना है। मैंने उस समानार्थक पद को लाल अक्षरों से लिखा है। आइए, करिणाम, अश्वानाम, गजानाम, गर्दभानाम। अब यहाँ पर करिणाम का अर्थ होता है हाथियों का, अश्वानाम घोड़ों का, गर्दभानाम गधों का। तो यहाँ पर गजानाम इसका सही उत्तर होगा। अभूत, ए चलत, ए हसत, ए भवत, यानी इसका सही उत्तर होगा ए भवत। वंद्या, वंदनिया, स्मरणीया, कर्तनीया, सही उत्तर होगा वंदनिया। बुध्यते जानना, लिख्यते अवगम्यते, पठ्यते, लिख्यते लिखना चाहिए, अवगम्यते जानना चाहिए, पठ्यते पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर अवगम्यते इसका सही उत्तर होगा। घटः घड़ा, तडागः नलः, कुंभः, सही उत्तर होगा कुंभः। संजघान, ए मारियत, ए खादत, ए पीबत। अब संजघान मारना, ए मारियत का अर्थ भी क्या होगा, मारा, यानी इसका सही उत्तर होगा ए मारियत। कोष्टक पदों में उपयुक्त विभक्ति का प्रयोग करके अनुच्छेद पूरा कीजिए। बच्चों, यहाँ पर आपके कोष्टक में पद दिए गए हैं, उन पदों की सहायता से आपको ये अनुच्छेद पूरा करना है। ये कहानी दी गई है, आइए पढ़ते हैं। एकः काकः आकाशे उड्यमानः आसीत्, तृषार्तः सः जलस्य अन्वेषणं करोति, तदा सः घटे अल्पं जलं पश्यति, सः उपलानि आनीय घटे पातयति, जलं घटस्य उपरि आगच्छति, काकः सानन्दं जलं पीत्वा तृप्यति। कहानी आपने सुनी होगी। एक कौवा आकाश में उड़ रहा था, तृषार्त प्यास से व्याकुल वह जल की खोज करता है। तदाह सह, तभी उसने घड़े में थोड़े जल को देखा। स उपलानी, उसने छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े घड़े में लाकर डाल दिए। जलम घटस्य, घड़े का जल ऊपर आ जाता है। का कह आनंद के साथ, कौवा आनंद के साथ जल पीकर तृप्त हो जाता है, तृप्ति को प्राप्त करता है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा यह व्याख्यान पहेली कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ। आज आपको गृह कार्य में कठिन शब्दार्थ, पहेलियों का अनुवाद और अभ्यास कार्य अपनी संस्कृत की उत्तर पुस्तिका में लिखना है, याद करना है। जिन बच्चों के पास संस्कृत की पुस्तक नहीं है, उन सभी बच्चों को यह कार्य संस्कृत की उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है। जिन बच्चों के पास पुस्तक है, उनको अभ्यास कार्य अपनी रुचिरा की पुस्तक में भरना है। मिलते हैं बेटा अपने अगले व्याख्यान के साथ। धन्यवाद।